हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, आव्यूह पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। रैखिक समीकरणों का हल। यदि एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस दो या दो से ज्यादा एक साथ लिख दी जाएं तो उन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस आप जानते हैं, रैखिक समीकरण जिसमें हर एक टर्म की डिग्री 1 हो जाए उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मींस यदि एक्स वाई जेड की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है और एक्स वाई जेड की पावर नहीं दी गई है, मींस पावर 1 दी गई है, तो उस टाइप की इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, चलिए फिर लिखते हैं क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का। देख लीजिए, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। हम 3 इक्वेशंस के लिए आपको मेथड बताएंगे। यदि इक्वेशंस 2 दी गई हैं या 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस हैं तो आप उसके लिए उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। मान लीजिए लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लीजिए सिस्टम है एक लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये जो मेथड हम बताने वाले हैं इसको कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड आव्यूह विधि। किसकी? सॉल्यूशन की विधि। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड है ये। ठीक है, स्पेशली लिखा हुआ आता है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के। सिस्टम, हम इक्वेशंस को एक साथ सिस्टम बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। ये 3 इक्वेशंस हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले इन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म होती है ax इज इक्वल टू b। ए क्या है? जहां एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे? x के कोफिशिएंट लिखेंगे वेयर यहां ये लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या है? ए क्या हो जाएगा? a1 a2 a3, a1 a2 a3। y के कोफिशिएंट लिखते हैं। y के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? b1 b2 b3। अब z के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, c1 c2 c3। x क्या है? x हो जाएगा x y z, और राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसे एज इट इज फर्स्ट एक कॉलम बना लेंगे, d1 d2 d3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म होती है। यदि आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये 3 इक्वेशंस वापस मिल जाएंगी। ठीक है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है। दो फंक्शंस मींस जो हमारी मैट्रिसेस हैं उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल ही इस कंडीशन में होती है जबकि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड रो। तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर। सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3/3 है, यहाँ 3/1 है, तो आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए a क्या हुआ? a की वैल्यू हो गई ये, देयरफॉर a इज इक्वल टू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये हो गई a की वैल्यू। अब आपको लिखना है x, कैपिटल X क्या हो जाएगा? x y z, और b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा आपका d1 d2
D3। अब आपको क्या करना है, जब आप ए बी कैपिटल ए मींस मैट्रिक्स ए एक्स वाई को अलग अलग कर लें, अब आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। नाउ फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए इनवर्स कब निकाला जा सकता है, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो 0 हो जाए या फिर 0 ना हो। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में यदि हमसे सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो ए इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। रेयर केस है कि ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में आए या ऐसा क्वेश्चन बने कि ए इनवर्स ना निकले, ठीक है। यदि ए इनवर्स ना निकले, वो कौन सी कंडीशन होती है, जबकि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए। वहां पर भी यदि ए इनवर्स की ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्व किया जा सकता है, या जिसका सॉल्यूशन है उसे कहते हैं कंसिस्टेंट, हिंदी में कहा जाता है संगत। और यदि इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, तब तो हर एक कंडीशन में हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट ही होगा, हमेशा ही सॉल्यूशन मिलेगा। और वो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होता है केवल एक सॉल्यूशन जिसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय हल कहते हैं इसको हिंदी में। सेकंड कंडीशन है कि यदि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो वहां पर दो कंडीशंस आपकी आ जाती हैं, तब कंसिस्टेंट हो भी सकता है, कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। कंसिस्टेंट कब होगा, यदि कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यदि कंसिस्टेंट नहीं है तो सॉल्यूशंस नहीं होंगे। क्लियर। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो फिर हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी करते हैं, ठीक है। यदि वो 0 आता है तो हमारा कंसिस्टेंट है, यदि वो 0 नहीं आता है तो हमारा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। यदि वो 0 आता है तो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है। और यदि 0 नहीं आता है तो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स। जब ए इनवर्स निकल जाएगा, लास्ट में वापस पहुंचेंगे इस इक्वेशन पर, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहां से आप एक्स ए को इधर ले जाएंगे, ए इधर जाएगा तो ए इधर जाकर हो जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ए इनवर्स बन जाएगा बी। ए इनवर्स आप निकाल ही चुके हैं, बी आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है। यहां से वैल्यू निकालेगा इसकी, एक्स की वैल्यू इधर से रख दीजिएगा, ये एक्स वाई जेड, उसके बाद कंपैरिजन कर दीजिएगा, कंपैरिजन करके जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसमें कि हमें ए इनवर्स निकालना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकाल कर दिखानी है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन में ये लिखा आएगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। आव्यूह विधि कहा जाता है इस विधि को। देखो सॉल्व तो और भी विधि से किया जाता है, लेकिन हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। यदि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाए हमसे, देखो सेम जो क्वेश्चंस है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसे हम डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम सारणिक से भी हल कर लेते हैं, वहां पर होती है क्रैमर विधि, ठीक है, क्रैमर रूल। तो मैट्रिक्स मेथड है तो मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल है मतलब क्रैमर विधि है तो क्रैमर विधि से सॉल्व करेंगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। हालांकि आंसर सेम ही आएगा, किसी भी विधि से कर लीजिए आप, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए आप, जैसे हम एलिमिनेशन से करते हैं, वहां से भी आंसर आपको सेम ही मिलेगा। बट जिस मेथड से आपको निकालने के लिए कहा गया है, जिस मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया है, आपको उसी मेथड से सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं हम आगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 इक्वेशन दी गई होंगी, आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है उन इक्वेशंस को, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कर देना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि से मैट्रिक्स मेथड। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, या रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए, किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। क्या है,
2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। सेकेंड है हमारा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6। चलिए पहले 2/2 का ले लेते हैं, उसके बाद हम 3/3 पर चलेंगे। ठीक है, 2/2 का ले लेते हैं। क्या है 2/2 का? x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू +2, ये है। उसके बाद 3/3 पर चलेंगे। इक्वेशन 1 मान लिया। बहुत सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके क्वेश्चन लिखते जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म या रिटन एज ax इज इक्वल टू b। ये है मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो जाएगा? x के कोफिशिएंट 1 2, y के कोफिशिएंट -2 1। कैपिटल X क्या हो जाएगा? xy, और b क्या हो जाएगा? -1 2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें a इनवर्स निकालना है। वेयर a इज इक्वल टू 1 -2 2 1, b इज इक्वल टू -1 2, और x इज इक्वल टू xy। ठीक है, ये वैल्यू आ गई a b और x की। अब आपको क्या करना है, पहले a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स से पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। हमें पता तो चलना चाहिए कि a इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं। क्या हो जाएगा? 1 2 -2 1, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ +4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट्स, या हिंदी में लिखना चाहें तो a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ये जो हमने ये लिखा है इसको भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, या आव्यूह रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स के लिए क्या करना है, कोफैक्टर्स ऑफ a। पहले a11 a12 a11, ये हो जाएगा -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 1। इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, क्या बचता है? 1 बचता है। तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर इंटू 1, तो +1 हुआ। -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। अब हम चलते हैं a12 पर। ये हो जाएगा -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 2। ठीक है, आप इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 2 बचता है। -1 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 2 -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a21 -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ये है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, -2 -1 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू -2 -1 इंटू -2 मीन्स +2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a22 क्या हो जाएगा? -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 2। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 आ जाएगा। -1 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 1 1, -1 की पावर 4 + 1 हो जाता है, तो फाइनली 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, सहखंड आव्यूह मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू, क्या होता है? a11 a12 a21 a22। ठीक है, तो क्या बन जाएगी मैट्रिक्स हमारी? सबकी वैल्यू रख देंगे, a11 a12 a21 a22। तो जैसे ही हम सबकी वैल्यू रखेंगे, देखो आपको क्या मिल जाएगा। a b और x की हमें अभी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इनको रहने देते हैं, बाकी सबको रब कर देते हैं।
देखो ए इनवर्स निकालना है हमें, तो ये हुआ आपका, हमने इसको कह दिया बी, लेट लिख सकते हैं आप इसको, लेट मतलब होता है माना, या से बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, या सी भी कहते हैं, सी मतलब कोफैक्टर। A11 कितना है, A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू -2 है, A21 की वैल्यू 2 है, A22 की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आ गई बी की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है, बी डैश, जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, परिवर्त आव्यूह लिख देते हैं। तो क्या होगा, 1 -2 2 1, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स लिखना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी 5 हमारी, यहाँ हमने निकाला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, और ये वैल्यू एज इट इज 1 2 -2 1। हम चाहें तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी ये, 1 अपॉन 5 2 अपॉन 5 -2 अपॉन 5 1 अपॉन 5, ठीक है। ये आ गया हमारा ए इनवर्स की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया है हमसे, मतलब अब हमें क्या करना है इसके बाद, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स लिखने के लिए हम क्या लिख देते थे, ए को राइट साइड पर ले जाते हैं, ए इनवर्स बी, ठीक है। एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये कॉलम मैट्रिक्स है। नाउ बाय 1, हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा था इसको, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स क्या हो जाएगा, ए इधर पहुंचेगा, ए जैसे ही इधर पहुंचेगा ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी, तो एक्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ये, तो हमने लिख दिया इसको 1/5 2/5 -2/5 1/5। बी क्या है, बी की वैल्यू हमारी ये है -1 2 2/2, ये 2/1, तो दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, एक्स क्या था, इधर में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं इस एक्स को, एक्स की वैल्यू थी हमारी एक्स एंड वाई, कॉलम मैट्रिक्स है ये भी, ठीक है। तो हमने लिखा लेफ्ट साइड में एक्स वाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट पहले रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, वैसे तो एक ही कॉलम है, इसकी इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/5 + 4/5, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/5 + 2/5, ठीक है। ये भी 2/5, ये भी 2/5। अब देखिए क्या बन जाता है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4/5 से 1/5 घटाएंगे तो 3/5 मिलेगा, ऐसे ही 2/5 2/5 4/5, ठीक है। कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो पहले एलिमेंट के इक्वल, दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जबकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, तो क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू, x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 4/5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड से हम क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन लिया था अपना 2/2 ऑर्डर का, मतलब दो वेरिएबल का क्वेश्चन था, x और y। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 3 वेरिएबल क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार हमें x y z तीनों में वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर वाला सेम ही रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इस बार ले लेते हैं 3 इक्वेशंस, जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू निकाली है, मतलब ये एक मैट्रिक्स थी, तो वैसे ही वहाँ पर भी ये मैट्रिक्स हो जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स और वाई थी, वहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे। बी की वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स थी जिसमें एलिमेंट 2 ही थे, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स बनेगी B इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ही रहेगी, बट इस बार एलिमेंट 2 ना होकर 3 हो जाएंगे।
क्योंकि हम 3 वेरिएबल इक्वेशंस ले रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड में। 2 वेरिएबल था तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हुआ, 3 वेरिएबल है तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट हाँ इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चंस। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। आव्यूह विधि से हल कीजिए। 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। देखिए आपको सबसे पहले जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे गिवन इक्वेशंस या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ax इज इक्वल टू बी एज, किस टाइप से लिखेंगे इसको, या एज फॉलोज भी लिख सकते हैं, या रिटन एज लिख के छोड़ दीजिए केवल तो भी चल जाएगा। क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट 2 1 1, y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे -1 1 -1, z के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 1 1। x क्या है, x हो जाएगा आपका x y z, और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 9 6 2, ठीक है। ax इज इक्वल टू b आया, वेयर a इज इक्वल टू 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, ये हुआ हमारा a। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, x है हमारा x y z, और b क्या हो जाएगा 9 6 2, ठीक है। a x और b तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स के लिए क्या करना है, हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखना है। हमें देखना है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, 2 इंटू, इसे छोड़ देंगे इसे छोड़ देंगे, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ, देखो माइनस होता है जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ से आएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। -1 रो वाइज चल रहे हैं, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ -1 +3, इसे छोड़ दिया इसे छोड़ दिया, -1 -1, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू 2, ये 0 हो जाएगा, +3 इंटू -2, ये हो गया 4 -6 -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, या वी कैन फाइंड a इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सेम स्टेटमेंट लिखना हो। तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम a इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर्स लिखते हैं a के। देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ a, कोफैक्टर्स ऑफ a के सहखंड a11 a12 a13 इस टाइप से चलेंगे, ठीक है। सहखंड लिखने के लिए पहले लिख लेते हैं a11,
देखो इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। A11 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 1। जब आपने पहला एलिमेंट लिया है, ये ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो आपने इसको छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है, 1 - 1 1 1, तो लिखेंगे 1 - 1 1 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, -1 रेज टू द पावर 2, इसके साथ 1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 1 × 2 फाइनली 2, ठीक है। A11 के बाद हम चलते हैं A12 पर। A12 देखिए क्या हो जाएगा, A12 की वैल्यू लिखते हैं इस बार, A12 -1 रेज टू द पावर 1 + 2। A12 ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 1 1 लिख लेते हैं, 1 1 1 1, तो ये हुआ -1 रेज टू द पावर 3, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 - 1 -1 रेज टू द पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 × 0 फाइनली 0। आगे बढ़ते हैं, A13 पर चलते हैं। A13 ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 1 + 3, 1 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट है, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, 1 1 1 -1, तो जो वैल्यू आई है इसको लिख लेते हैं 1 1 1 -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। -1 रेज टू द पावर 4, 1 + 3 4 हो जाता है, -1 -1 -1 -1 रेज टू द पावर 4 +1 हो जाएगा, इंटू -2, तो फाइनली -2, ठीक है। A11 A12 A13 ये 3 वैल्यूज हमें मिल गई हैं। इससे आगे बढ़ जाते हैं हम A21 A22 A23 पर, ठीक है। पहले A21 लिखेंगे, देखो A21 क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 21, तो जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है हमें, तो 21 के बाद 2 2 2 3, तो लिखते हैं A21 -1 रेज टू द पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 -1 3 1, ठीक है, -1 -1 3 1, ठीक है। यहां से देख लीजिए, चाहे इसको छोड़ दिया है, -1 -1 3 1, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर 3 ये हो जाएगा आपका -1 + 3, -1 × 2 फाइनली -2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं A22 -1 रेज टू द पावर 2 + 2, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब ये है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, 2 1 3 1, ठीक है, 2 1 3 1, ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 4, क्लियर। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 2 - 3, ये हुआ हमारा +1 -1, तो फाइनली -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 3 पर चलते हैं। A23 -1 रेज टू द पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसे छोड़ दिया, 2 - 1 1 -1, तो 2 - 1 1 -1, ठीक है। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, -1 रेज टू द पावर 5, इसके साथ मल्टीप्लाई, -2 + 1, तो -1 × -1 फाइनली +1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद A31 ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 3 + 1, A31 है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसे और इसे छोड़ देंगे, -1 1 3 1 -1 1 3 1, तो वैल्यू आएगी -1 रेज टू द पावर 4, इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई, -3, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, +1 -4, तो फाइनली -4,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, A32 पर चलते हैं। -1 रेज टू द पावर 3 + 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो क्या है, ये है, सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये 3 2 ये एलिमेंट हो जाता है ना, इसको और इसको छोड़ देंगे, 2 1 3 1 2 1 3 1। क्या वैल्यू आएगी फाइनली, -1 रेज टू द पावर 5, तो हमने लिख दिया -1 रेज टू द पावर 5 2 - 3, तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू -1, तो फाइनली +1। अब हमारे पास बचता है A33। ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं हम, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, यहाँ लिख दिया हमने, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे अभी। A33 लिखते हैं, A33, क्योंकि सभी का हमें यूज भी करना है कोफैक्टर्स का, तो लिखेंगे A33। ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 3 + 3, और आप इसको और इसको छोड़ देते हैं, ये है थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो क्या बचता है, ये और ये हम आपने छोड़ दिया, थर्ड कॉलम थर्ड रो, 2 1 -1 1 2 1 -1 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 रेज टू द पावर 6 2 + 1 +1 इंटू 3, फाइनली 3। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, हमने इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया है, या सी से डिनोट किया हमने इसको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, A12 A11 A12 A13। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड -2 इधर लिख लेते हैं, यहाँ से देखिएगा A11 सबसे पहला एलिमेंट लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी A11 की, A11 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो आपने लिख दिया 2। A12 कितना है, A12 0 है, तो आपने लिखा 0। A13 कितना है, A13 की वैल्यू -2 है, तो -2 लिखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, A21 की वैल्यू -2, तो आपने लिख दिया -2। A22 की वैल्यू -1, तो आप इसकी वैल्यू को लिख देंगे -1। A23 की वैल्यू +1, तो आप यहाँ लिख देंगे +1। A31 की वैल्यू कितनी है, -4, तो आप लिखेंगे -4। A32 की वैल्यू कितनी है, +1, तो आप लिखेंगे +1। एंड A33 की वैल्यू कितनी है, +3। तो ये हमारी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आ गई, या कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख देना है हमें। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, ट्रांसपोज कर देते हैं हम इसका। ठीक है, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए। ठीक है, ADJA ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए को, इससे डिनोट करते हैं। इसके बाद हम वापस AX = B को लेकर चलेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद A इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स की वैल्यू के बाद हमें XYZ की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी आगे, लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। C' हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, C', इट मीन्स ये जो हमारी C है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर देना है, रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। तो 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3। ठीक है, ये आ गई आपकी C'। ठीक है, अब A इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A अपॉन A डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका मतलब या ऐसा लिख देते हैं हम इसको, एडजॉइंट A की बात है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2, तो लिख देते हैं हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A को 2, 1 अपॉन -2, ये वैल्यू आ गई 2 -2 4 -4 0 -1 1 -2 1 3।
आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा आपका -1 1 2, माइनस में है, अब 2 से कट जाता है 4 2 बार, ठीक है, ये 0 ही रहेगा, ये +1/2 -1/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 3/2। ये वैल्यू आ गई है A इनवर्स की। अब आपको क्या करना है, अब चलना है वापस AX = B पर, ठीक है, AX = B पर चल देना है। A, B और X तीनों की वैल्यू है आपके पास, तो जैसे ही हम AX = B करेंगे तो X = हो जाएगा A इनवर्स B। X की, क्योंकि हमें X की वैल्यू निकालनी है, XY Z, कैपिटल X का मतलब है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ XY Z, कंपैरिजन करके आप स्मॉल XY Z की वैल्यू तो निकाल लेंगे। नाउ AX = B या X = A इनवर्स B, X है हमारा XY Z, ठीक है, A इनवर्स हमने निकाल ही दिया है, क्या वैल्यू आई, -1 1 2 0 1/2 -1/2 1 1/2 3/2, और B की वैल्यू कितनी है 9 6 2। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड को एज इट इज लिखना है, लेफ्ट साइड में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी, राइट साइड में लिख देना है XY Z, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, -9 +6 +4, ठीक है, ये हो जाएगा इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ 1, पहला 0, 1/2 की आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, ऐसे ही आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, केवल -1 बचता है, इसकी इसके साथ 9, इसकी इसके साथ 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स +3, इसकी इसके साथ +3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वैल्यू माइनस में आएगी, यहाँ पर भी वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस दिया गया था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लिखेंगे और यहाँ भी माइनस लिखेंगे, इट मीन्स यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है, तो देखिए फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी हमें, XYZ, 6 + 4 10, 10 से 9 माइनस करेंगे 1, 3 - 1 2 और -3 -3 -6, 9 से 6 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। कंपेयर कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग या तुलना से, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, तो x = 1, y = 2 एंड z = 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को कि मैट्रिक्स मेथड से हमें क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर देना है, ठीक है। आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उसके बाद A इनवर्स निकालना है, A इनवर्स निकालने के बाद आपको x = जो मैट्रिक्स फॉर्म आपने लिखी थी AX = B, इसको इस फॉर्म में लिख देना है, x = A इनवर्स B। A इनवर्स आप निकाल चुके होंगे, B क्वेश्चन में गिवन है, x और B की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड की, उसके बाद कंपेरिजन करेंगे, तो जैसे आप कंपेयर करेंगे आपको XYZ की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर, तो बात समझ में आ गई कि मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, इस टाइप के 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी और 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी, ठीक है। 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन जिसमें x और y हो, या फिर कोई भी 2 वेरिएबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि x और y दिया गया हो, yz भी दिया जा सकता है, xz भी दिया जा सकता है, ठीक है। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है, 3 वेरिएबल है तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।